आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ अनसॉल्व के क्वेश्चंस करेंगे जो फर्स्ट ईयर का है हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे करते करते जैसे हर एक का जितना पॉसिबल होगा सबके अनसॉल्व सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो आज जैसे मेन मोटिव हमारा एच पैरामीटर पे क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी अनसॉल्व में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। एकदम डिटेल कोर्स नहीं होगा ये करके कि सब समझाना है कैसे क्या, क्योंकि बेसिकली यहाँ फोकस करना है क्वेश्चंस पे जहाँ तक अगस्त में आप सबके एग्जाम्स है। ठीक, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एच पैरामीटर करवा दूँ। और जैसे डायोड के अगर क्वेश्चंस चाहिए, मतलब पहले हल्का सा बता देती हूँ। जैसे डायोड के क्वेश्चंस अनसॉल्व में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस और साथ में कुछ सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे एन आपको एन आई दिए रखा होगा इंट्रिंसिक वाला, फिर आपको एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन का कितना कंसंट्रेशन एक्सीड किया उसकी वैल्यू दी होगी, या हमारे होल्स का कंसंट्रेशन। तो उस पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। उसको देखने के लिए जहाँ तक इसी में जाना, लेक्चर में एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक करके होगा मेरे ख्याल से फोल्डर। ठीक, तो उसमें जहाँ तक लेक्चर 19 से लेके 21 तक होंगे उनमें देख लेना, या 24 जितने भी होंगे उसमें पूरा इस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपने अनसॉल्व में देख लेना, या अगर अनसॉल्व में वो क्वेश्चन डिट्टो मैच भी ना करे पर उस पैटर्न के क्वेश्चंस ही होंगे तो उनको एक बार देख लेना इंटरेस्टेड उनके लिए। देखो अब हमें बात करना है एच पैरामीटर पर। एच का मतलब होता है यहाँ पे हाइब्रिड। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। देखो जिसको कंसेप्ट नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस चंद फॉर्मूले हैं उनको लगाना है, सारे आंसर आ जाते हैं और हर साल में क्वेश्चन इसका आता ही आता है। एच फॉर हाइब्रिड है, और इसका जो नाम हाइब्रिड क्यों पड़ा है उसको आगे देखते हैं किसने पड़ा है। उससे पहले थोड़ा पैरामीटर की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क की। देखो टू पोर्ट नेटवर्क इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो पोर्ट है, एक यहाँ से एक इधर से। तो अगर हम लोग यहाँ से इनपुट करंट आई दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे वोल्टेज है वी इन, और यहाँ से हम लोग हमारा आउटपुट करंट आ रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज है मेरा वी नॉट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए दो, इसमें दो टर्मिनल है, इसलिए इसको दो पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। तो बात ये आती है कि फिर ट्रांजिस्टर कैसे टू पोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि देखिए बेसिक सर्किट जो ट्रांजिस्टर का होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, कॉमन एमीटर मान रहे हैं हम लोग, ग्राउंडेड कर दिया मैंने ऐसे, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, और ये यहाँ पे ये हमारा एमीटर, बेस, कलेक्टर। देखो यहाँ से आई बी करंट आ रही होगी, यहाँ से आईसी करंट आती है। ठीक, अ, इसको इधर नहीं देते हैं। यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लगा होगा, फिर यहाँ पे वी इनपुट होगा हमारा, ये ऐसे कनेक्टेड होगा। ठीक, बाइसिंग कर देंगे, वो उतना कुछ नहीं है, इसको भी छोड़ देती हूँ मैं। और ठीक यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे वी आउट आता है। तो देखो ये एक तरीके से टू पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव कर रहा है। इतना जो है, जो मैंने ऊपर लिखा है टू पोर्ट नेटवर्क, ये वही है। देखो यहाँ से करंट आई भी जा रहा है, यहाँ से करंट आई सी आ रहा है, यहाँ से वी आई जा रहा है, यहाँ से वी नॉट जा रहा है। तो इसमें दो टर्मिनल की बात हो गई, इसलिए हम लोग एक ट्रांजिस्टर को टू पोर्ट नेटवर्क की तरह एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की मेन बात है। देखो यहाँ पे कितने हैं, चार मेंबर्स हैं। वी आई, आई भी मतलब इनपुट करंट, और ये इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, मतलब चार है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें चार टाइप का कम्बिनेशन बना सकते हैं। या एक कम्बिनेशन बना सकते हैं कि चलो आई बी एंड वी आई को हम लोग इंडिपेंडेंट मान लें, और हम लोग आई सी, आई बी आई सी लिखने से हम इनपुट आउटपुट करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब इसमें क्या करता है, जैसे हमारा जो इनपुट करंट है, ठीक है, आई आई, या इनपुट वोल्टेज है, इन दोनों को जैसे सपोज कर लो हमने मान लिया इंडिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंड नहीं करते हैं। और हमने कहा कि जो मेरा आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज, ये मेरे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, इन्हीं दोनों पे डिपेंड करते होंगे। इसी तरीके से ऐसे कितने चार कम्बिनेशन बना सकते हैं। मान लेते हैं कि चलो अब की बार इनपुट वाला करंट और आउटपुट वाला करंट ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो बाकी तो डिपेंडेंट हो गए। इस तरीके से मान सकते हैं, चलो ये वी आई और वी नॉट को मान लेते हैं इंडिपेंडेंट, और
I1 और I0 इस पर डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से देखते हैं कि 4 कम्बिनेशन बन जाते हैं हमारे पास। तो 4 कम्बिनेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास 4 पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है Y पैरामीटर, ठीक, Y पैरामीटर, इसको हम लोग एडमिटेंस भी कहते हैं। देखो अगर जानना हो कि इसमें कौन से तुम्हारे इंडिपेंडेंट है कौन से डिपेंडेंट है तो हल्का सा जान लो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज VI और आउटपुट वोल्टेज V0, इनको हम लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं, मतलब ये दोनों किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। और जो रेस्ट 2 बच गए तो कौन कौन से बच जाएंगे, इनपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज, तो करंट वाले सारे बच जा रहे हैं, इनपुट करंट, ठीक, II एंड आउटपुट करंट IO। ये दोनों क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। अब किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इन्हीं दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो मेरा II होगा वो फंक्शन होगा किसका, VI और V0 का ही फंक्शन होगा, और I0 जो हो जाएगा वो फंक्शन हो जाएगा VI V0 का। क्योंकि देखो ना ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। अगर ये डिपेंडेंट है तो ये दोनों इस पर डिपेंड करेंगे, इसलिए इसका कोई फंक्शन होगा ना, ठीक, ये हो गया, इसको एडमिटेंस कहते हैं। और दूसरा पैरामीटर इस तरीके से हमारा जनरेट होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर में हम लोग इनपुट करंट को, ठीक, इनपुट करंट को एंड आउटपुट करंट IO, इन दोनों को मानेंगे इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद हम लोग जो बाकी बच गए, मतलब V इनपुट एंड V आउटपुट, इसको मानेंगे हम लोग डिपेंडेंट। मतलब ये दोनों किसके फंक्शन होंगे, ये दोनों फंक्शन होंगे हमारे II एंड I0, ठीक। जैसे एक सेकंड, यहाँ पे ना मैंने दोनों में F सेम सेम कर दी ना, तो चाहे इसको चेंज कर दो, इसको F कर दो, इसको G कर दो, क्योंकि फंक्शन को तो हम F G H I जिससे मन चाहे उससे दिखा सकते हैं, और यहाँ पे दोनों डिफरेंट फंक्शन, इसलिए F लेना सही नहीं है, ठीक। जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर के बाद बात आती है हमारी हाइब्रिड पैरामीटर की। हाइब्रिड पैरामीटर, देखो थर्ड ईयर में आओगे ना तो तुमसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि इसको हाइब्रिड पैरामीटर क्यों कहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में भले इसका कंसेप्ट है, पर लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे पास होता क्या है, जीनर होता है और पीएन होता है, क्योंकि यही प्रैक्टिकल में होते हैं। और इनमें हाइब्रिड पैरामीटर जितने पैरामीटर्स इनका यूज नहीं होता। पर जैसे थर्ड ईयर में आते हो तो हम लोगों को जैसे बीजेटी पे ही एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो इसमें हाइब्रिड पैरामीटर वगैरह पूछे जाते हैं, आरटीएल डीटीएल टीटीएल, तो आधा आरटीएल तुम्हारा बीजेटी ही है, तो जब पढ़ोगे आगे तो पता चलेगा। तो देखो हाइब्रिड पैरामीटर में हमारा इनपुट करंट II एंड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, और बाकी दो बच गए, मतलब कि आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। तो इस पे भी वापस आएंगे थोड़ी देर में। हाइब्रिड के बाद एक क्लास बचता है जी पैरामीटर, ठीक है, G4 वैसे ट्रांस कंडक्टेंस होता है, जी पैरामीटर्स। अब एक कॉम्बिनेशन, लास्ट कॉम्बिनेशन बच गया, तो वही लेंगे हम लोग, जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा और आउटपुट करंट, ये हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। बाकी रेस्ट कौन कौन से बचा, इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, ये हमारे डिपेंडेंट होंगे। चलिए अब हम लोग हमारे एच पैरामीटर पे आ जाते हैं। ये थोड़ा बेसिक सा आइडिया था, कितने पैरामीटर किस तरीके से लिए जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वन पोर्ट नेटवर्क नहीं होता, और वन पोर्ट नेटवर्क हम सब जानते ही हैं। जैसे हमारे देखो रेजिस्टेंस हो गया, है ना, देखो बस यहाँ से करंट जाती है, तो ये वन पोर्ट की तरह इसको नेटवर्क की तरह बिहेव कर सकते हैं। इंडक्टर को भी हम लोग वन पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टी पोर्ट नेटवर्क भी आते हैं, तो हमें याद रखना है कि हमारा बीजेटी कैसा है, टू पोर्ट नेटवर्क है। चलिए
अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं एच पैरामीटर के बारे में। एच पैरामीटर्स इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वी आई एंड आई नॉट हमारे डिपेंडेंट हैं और किस पे डिपेंड करते हैं, इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हैं। तो जब हम लोग फर्दर देखते हैं कुछ पैरामीटर आते हैं, पहला आता है H11 जो कि होता है डेल वी आई बाई डेल आई आई कॉन्स्टेंट वी नॉट पे। इसको हम लोग कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस। देखो अभी शायद समझ नहीं आ रहा होगा, या जिसने पढ़ा होगा तो उसको रिवाइज हो जा रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार करोगे तो लगेगा कि बहुत ही टॉपिक है। तो मैं एक एक करके सारे टर्म्स को डिफाइन कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए। इसको कहते हैं रिवर्स वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, इसको HR से लिखते हैं। अब इनके नाम पे भी आएंगे, कैसे नाम पढ़े, बस एक सेकंड चाहिए। लास्ट है हमारा H21 जो कि होता है डेल आई नॉट बाई डेल आई आई एट कॉन्स्टेंट वी नॉट। इसको कहेंगे फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन। लास्ट है मेरा S22, इसको कहेंगे डेल आई नॉट बाई डेल वी नॉट आई नॉट। ये हो जाएगा हमारा आउटपुट एडमिटेंस, HO से इसको लिखते हैं। ठीक, देखो ऐसे नाम क्यों पड़े इनके, पहले वाले को ध्यान से अगर देखें हम लोग तो ये क्या है, V बाई आई है, V बाई आई। तो V बाई आई होता क्या है, ओम होता है। ओम को जनरली हम लोग अब रेजिस्टेंस को इम्पिडेंस कहेंगे यहाँ पे। ठीक, इम्पिडेंस को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। होता क्या है कि जब आई एक फैक्टर आ जाता, मतलब इमेजिनरी वाला फैक्टर हो जाता, तो रेजिस्टेंस वाला इम्पिडेंस कह देते हैं। अब ये इनपुट क्यों है, क्योंकि देखो दोनों इनपुट वाले हैं, आई आई है, इसलिए इनपुट इम्पिडेंस हो गया, इसलिए इसको एच आई कह देते हैं, और इसका ओम है हमारा यूनिट। नेक्स्ट पे आता है H12। ये क्या है कि देखो V बाई वी है ना, V बाई वी है, मतलब जब भी हम लोग इस तरह की क्वांटिटीज का लेते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एम्पलीफिकेशन हो रहा है, या फिर कहते हैं गेन हो रहा है। तो ये यहाँ पे वोल्टेज गेन की बात है, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की बात है। अब रिवर्स क्यों, जनरली हम लोग कर चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम इनपुट दें, हम लोग आउटपुट पे देखते हैं। तो अगर तुम लोग आउटपुट का वोल्टेज मतलब वी आउटपुट बाई वी इन करते हैं तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये हमारा फॉरवर्ड हो गया क्योंकि आगे की तरफ गया है, और जनरली हमको चाहिए कि हमें आउटपुट ही तो कम ज्यादा करना होता है ना उस हिसाब से, इसलिए उसको हम लोग फॉरवर्ड कहते हैं। बट यहाँ क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, इनपुट वाला ऊपर है और आउटपुट वाला नीचे, तो इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो वोल्टेज बाई वोल्टेज है ना, तो कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा मेरा डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक, इनकी यूनिट में ही आंसर छुपा हुआ है कि हम लोग इनको हाइब्रिड क्यों कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये S21, अब ये सेम आई बाई आई ही है, मतलब अब की बार फिर एम्पलीफिकेशन बट किस में हो रहा है, करंट में हो रहा है। और ये कैसे, ये फॉरवर्ड है क्योंकि देखो आउटपुट वाला ऊपर है और इनपुट वाला नीचे है, तो ये फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन हो गया। ये भी मेरा डायमेंशनलेस है। ठीक, लास्ट वाले देखते हैं, ये क्या है, करंट बाई वोल्टेज है। ठीक है, देखो ऊपर वोल्टेज बाई करंट था तो हमने उसको रेजिस्टेंस को ओम यूनिट ले ली थी। अब क्या ये एडमिटेंस हो गया कि जिसका अपोजिट है, रिएक्टेंस का उल्टा एडमिटेंस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मो हो जाएगी। ओम का अपोजिट मो होता है ना। तो अब देखो इन सब की यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, पहले एक चीज देखो, हमने देखा एक का हमारा क्या है, एक में हम लोगों का ओम मिल रहा है, एक में हमको डायमेंशन मिल रहा है, एक में हमको फ्री डायमेंशन मिल रहा है, और लास्ट वाले में हमको मो मिल रहा है। तो देखेंगे कि सारी की सारी सब का जो यूनिट है वो डिफरेंट है, मतलब ऑल पैरामीटर्स, ऑल एच पैरामीटर्स हैव डिफरेंट यूनिट्स। इसलिए ये क्या है, ये मिक्सअप टाइप की हो गई, मतलब इनका जो यूनिट है सबका मिक्सअप है, इसलिए इनको कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। अब एक और चीज देखो, बहुत अच्छी चीज है, अगर इन सब की यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ओम इंटू डायमेंशनलेस
फिर इंटू डायमेंशनलेस, फिर इंटू मो। तो आप देखेंगे ये सब कट पिट के डायमेंशनलेस आ जाएगी, क्योंकि मो का उल्टा ओम है तो डायरेक्ट कट गया। ये भी कभी भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। वैसे थर्ड ईयर में आओगे तो मैं भी पूछेंगे तुम लोगों से। ये तो मैंने सब डिफाइन कर दिए कैसे क्या होते हैं। अब एक चीज और है, चलो उसको लास्ट में देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो हम लेके चलते हैं कॉमन एमिटर, ठीक है। जनरली कॉमन एमिटर की बात करेंगे और आगे कंपैरिजन में सब में करवाऊंगी तो तुमको पता चलेगा कि क्यों कॉमन एमिटर को हम लोग एम्पलीफिकेशन में यूज करते हैं। तो देखो इसका एक इक्विवेलेंस जो सर्किट बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। और इसमें खुद से सोचेंगे कि कैसे वो पैरामीटर्स बने हैं, बस उनके आपको एक एक करके यूनिट देख लेनी है तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ सही है ये चीज़। यहाँ ये आउटपुट है और यहाँ पे वी इनपुट है। तो जनरली वी भी लिख देते हैं क्योंकि कॉमन इमीटर में बेस साइड से ही तो वोल्टेज जाता है। देखिए इस तरीके का तो सर्किट होता है ना। तो यहाँ पे आई भी जा रही होती है, ठीक। यहाँ से आई भी गई, इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे करंट कौन सी जाएगी, मेरी आई भी करंट जाएगी। और यहाँ पे हम लोग वी इन देते हैं, इसलिए इसको वी भी कह दिया है क्योंकि बेस के हिसाब से। और यहाँ पे देखते हैं इधर साइड से आईसी आ रही होती है, इसलिए इधर से जो करंट आ रही होगी वो आईसी करंट हो जाएगी। और बाहर का हमारा वी नॉट आउटपुट रहता है, इसलिए यहाँ पे वी आउटपुट है। अब देखो ये है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किस में होता था, एच आई में ही तो होता था, तो इसलिए हम लोग इसको एच आई कर देंगे क्योंकि हमको उसकी यूनिट से मतलब है। उसकी यूनिट हमारी रेजिस्टेंस की आती है। यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस मतलब जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए, जैसे हमारा माइक्रोफोन वगैरह जो हो गया इन सब की। अब ये यहाँ पे ये देखो ये करंट है, ठीक है। ऐसे करंट बह रही है, अगर करंट बह रही है तो इसको करंट की ही यूनिट होनी पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं एच एफ ई, ठीक है, इंटू आई बी। एच एफ ई क्या, हाँ शायद इसमें दिक्कत ना हो जाए क्योंकि मैंने तो सिर्फ H11 बताया था ना आपको। देखो देखो इधर, हाँ H11 को हमने एच आई कहा है। अगर ये कॉमन इमीटर है तो एच आई ई कर देंगे। फिर हमने H12 को एच आर बताया है, अगर कॉमन इमीटर है तो एच आर ई कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे H21 को क्या बताया है, इसको मैंने लिखा नहीं, ठीक है इसको लिख देते हैं H12 है। H12 को लिखते हैं एच एफ ई, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड है ना, एफ फॉर फॉरवर्ड। और अगर कॉमन इमीटर है तो ई हो जाएगा। और H22 को लिखते हैं एच ओ, क्योंकि आउटपुट है। देखना आंसर में ना हर जगह थीटा लिखा होगा, ठीक है, वो एस थीटा लिख देंगे, उसको समझ लेना वो एच ओ है। तो एच ओ ये हो जाएगा हमारा एडमिटेंस। अगर कॉमन इमीटर तो ई लगा देंगे, कॉमन बेस है तो आगे बी लगा देंगे, इस हिसाब से सारे कर लेंगे हम लोग। तो एच एफ मेरा डायमेंशनलेस है और ये करंट का बताता है कि फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन कितना है। आई भी हमारी यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अभी करंट की यूनिट हो जाएगी कि नहीं, एच एफ की कोई यूनिट नहीं है, आई भी करंट की यूनिट, तो ये हमारा करंट का हो गया। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस यूनिट है, इसकी इसकी करंट की यूनिट, मतलब हमारा सर्किट एकदम सही है। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ही होगा, क्योंकि ये वी आई एंड हमारा रेजिस्टेंस दोनों एच आई ही पैरेलल में। तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज होगा वो यहाँ के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगा, और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, आई वी इंटू एच आई। तो हमको यहाँ से पहला मिलता है वी आई इक्वल टू एच आई ई आई बी, ठीक। देखो इसको अभी जितने फॉर्मूले हैं सबको एक एक करके लिख लेना, क्योंकि इन सबसे ही क्वेश्चन होंगे। एंड अगर हम लोग यहाँ से आईसी की बात करें, देखो ये यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। इतना कॉमन सेंस तो है कि कहीं और पे जा नहीं रही है हमारी ब्रांच, तो इसका मतलब आईसी बराबर इतना ही होना चाहिए। तो आईसी इक्वल टू एच एफ ई आई बी। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, एच एफ ई इक्वल टू आई सी बाई आई बी। और ये शायद पढ़ा भी होगा, इसको 12th क्लास में कहते थे बीटा, ठीक। ये एच एफ ई हो गया। इसके बाद थोड़ा वी नॉट देखो, देखो वी नॉट क्या होगा, जो इसके अक्रॉस में वोल्टेज होगा, सेम चीज। तो जो इसके अक्रॉस में वोल्टेज होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो लगा हुआ नहीं है,
तो इसको मतलब ये वाला रेजिस्टेंस इंटू ये रेजिस्टेंस, नहीं सॉरी ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस हो गया और इसमें करंट की फ्लो, तो आईसी करंट पर, लेकिन देखो आईसी का डायरेक्शन इस साइड है तो इसलिए हम माइनस के साथ ले लेंगे, मतलब वीओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एल इंटू जिसमें करंट बह रही है, जिसमें करंट बह रही है मेरी माइनस एच एफ ई आई बी। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, इसको अच्छे से नीचे लिख देती हूँ। तो वी नॉट हमको मिला माइनस एच एफ ई आई बी आर एल, देखो 3 फॉर्मूले मिल गए। अब बात करते हैं करंट गेन की और वोल्टेज गेन की एंड पावर गेन की, है ना। न्यूमेरिकल्स में यही पूछा गया है, कुछ नहीं निकालना, बस फॉर्मूला है, वैल्यू एच एफ ई एच ओ ई सब की वैल्यू दे रखी होगी। अब डालो करंट गेन, करंट गेन को हम कहते हैं ए आई, और करंट गेन क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट हमारा आईसी होता है और इनपुट करंट आई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, होता ही है, क्योंकि देखो फिर से मैं ट्रांजिस्टर बना देती हूँ। देखो बेसिक है कि आप ना ट्रांजिस्टर के थ्रू जाइए, कॉमन इमीटर है ये, इमीटर बेस हमने लाइन मार दी और ये मेरा कलेक्टर है। देखो यहाँ से करंट आती है आई भी और यहाँ से करंट आती है आई सी, तो ये वाला पोर्शन कहलाता है इनपुट, ये वाला पोर्शन कहलाता है आउटपुट। तो हमको चाहिए आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, मेरा आउटपुट करंट है आईसी और मेरा इनपुट करंट है आईबी, तो आईसी बाई आईबी, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एच एफ हो जाएगा। अभी मैं हर एक कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और मीटर सब में लिखवा दूंगी एच आई एच एफ ई, जितनी वैल्यू है वो क्या क्या वैल्यू होती है, ठीक। बाकी घर जाना, इन सब का सर्किट डायग्राम बनाना या बुक में देखना और टैली कर लेना कि किस साइड से इनपुट करंट कौन सी आ रही है। जैसे जरूरी थोड़ी है कि अगर कॉमन बेस जाए तो यही करंट आए, उसको घर जाके खुद बना देना। मैं जरूर बनवा देती अगर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से ए आई, देखो आई सी बाई आई बी तो एच एफ होता है, फॉरवर्ड करंट गेन। तो क्वेश्चन में तुम लोग देखोगे कि तुमको एच एफ का वैल्यू दिया होगा और पूछेगा कि करंट गेन क्या है, तो कुछ दिमाग में लगाना, एच एफ डायरेक्ट करंट गेन के बराबर लिख देना है। इसके बाद आता है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन के लिए हमको चाहिए होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, मतलब ए वी ई इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई। जस्ट ऊपर देखा वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, माइनस एच एफ ई आई बी आर एल, और इसकी वैल्यू वी आई की वैल्यू थी एच आई ई इंटू आई बी, तो आई बी से आई बी कट गया, तो लिख देते हैं पूरा एच एफ ई आई बी आर एल अपॉन एच आई ई आई बी। देखो आई बी से आई बी कट गया, तो हमारा फॉर्मूला मिल गया माइनस एच एफ ई एच आई अपॉन आर एल। और देखो इसमें माइनस क्यों आता है, आंसर सही है, माइनस ही आता है। माइनस इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री का, कि जब यहाँ पे इनपुट देते हैं तो इनपुट इस तरीके से दिया जाता है और हम देखते हैं कि मेरा आउटपुट भले ही एम्पलीफाइड ही होता है पर लेकिन 100 डिग्री 180 डिग्री पलट जाता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ऊपर वाले को, कि जो एच एफ ई अपॉन एच आई क्वान्टिटी है इसको हम लोग कहते हैं आई सी बाई वी भी हो जाएगा, ठीक, वैल्यू रख दिया जाएगा तो इतना आएगा, ये हो जाता है। देखो इसकी यूनिट हो जाएगी ए बाई वी, एम्पियर अपॉन वोल्टेज, तो ये हमारी मो की वैल्यू है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कंडक्टेंस। बट एक चीज और है कि एक इनपुट वाला है एक आउटपुट वाला है, तो इनपुट आउटपुट को मिला रहा है इसलिए इसको कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। तो ये है ना, तो इसको इस वैल्यू को कहते हैं हम लोग जी ऑफ एम एंड इज नोन एज ट्रांस कंडक्टेंस। देखो मैंने बता दिया कैसे ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, क्योंकि देखो एक इनपुट वाला एक आउटपुट वाला है तो इनको जोड़ रहा है इसलिए, और कंडक्टेंस क्योंकि कंडक्टेंस की ये यूनिट है। तो ऊपर वाला थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, तो कभी कभी आपको मे बी ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड करने को बोलते हैं अलग से क्वेश्चन, कि फाइंड करो ट्रांस कंडक्टेंस क्या है, तो इसकी वैल्यू गिवन होगी सीधे पुट कर देना, या फिर ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू दे दे और हमको ये ना लिखे एच एफ ई एंड एच आई का वैल्यू, तो इसको कर लेंगे
चलो तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ए बी ई हो जाएगा हमारा माइनस जी एम आर एल। अब बात करते हैं पावर गेन पे। पावर गेन, देखो पावर गेन होता है ए वी ई, मतलब कि वोल्टेज में करंट, करंट वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इनटू करंट एम्पलीफिकेशन, ए आई। ठीक, करंट गेन या वोल्टेज गेन है ना, तो दोनों का मॉड ले लेना, तो ये आ जाएगा जी एम एच एफ आर एल एच एफ ई, या फिर पूरा लिखना हो तो एच एफ ई का स्क्वायर अपॉन एच आई ई आर एल। तो ये फॉर्मूले हो गए सारे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पे। तो देखो 2015 का क्वेश्चन है, 7th का बी है। तो हमको गिवन है कि जो लोड रेजिस्टेंस आर एल है वो है हमारा 500 ओम। हमसे बोला है कि फाइंड आउट करिए, ए भी फाइंड करिए, ए आई ई फाइंड करिए। देखो ई दे रखा है सब में, मतलब कि ये कॉमन इमीटर की बात कर रहा है। फिर हमसे कह रहा है कि पावर एम्पलीफिकेशन भी बताइए। ठीक, ये वोल्टेज गेन हो गया, करंट गेन हो गया, पावर गेन हो गया। हमको दे रखा है एच आई ई गिवन है 1 किलो ओम, एच एफ ई गिवन है 120, एच आर ई गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻5 एंड एच ओ ई गिवन है 40 इंटू 10⁻⁻6 में। अब मुझे इन सब टर्म्स को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने ऊपर लिख दिया है, कॉपी में तुम सबने लिख रखा होगा, तो वहीं से देख लेना, क्वेश्चन फिर से देख लो, वैसे आंसर में देख लेना। तो ये क्वेश्चन है और हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं करंट गेन। करंट गेन का मतलब ए आई। अब देखो ए आई तो मैंने कहा था कि कुछ नहीं करना है, बस एच एफ ई को लिख देना। एच एफ ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये 120 दे रखी है। डायरेक्ट आंसर 120 हो गया। 120 नहीं, वो 25 होगा शायद, चेक करती हूँ मैं कितना था। 120 है, 120। ठीक, एच एफ ई 120 ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं वोल्टेज गेन की। देखो वोल्टेज गेन हमारा होता है ए वी ई इक्वल टू माइनस में एच एफ ई अपॉन एच आई ई इंटू आर एल। सबकी वैल्यू गिवन है, पुट कर देते हैं, इक्वल टू -120 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ ठीक है, किलो में दे रखा है एच आई ई एच आर। मुझे लग रहा है मैंने अपने कॉपी में ना गलत नोट कर दिया, इसलिए मैं अनसॉल्व से डायरेक्ट लिखती हूँ। एच आई 1 किलो ओम, यहाँ पे लिख दो 1 किलो मतलब 10⁻³ ओम। फिर हमको आर एल गिवन है 500, तो 500 एक काम करो, इसको 0.5 कर दो और इंटू 10⁻³ कर दो। ऐसे लिख सकते हैं ना, 500 को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³। ऐसा इसलिए किया ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखो ये भी ओम है, रेजिस्टेंस है, ओम से ओम कैंसिल, और कैंसिल होना भी चाहिए क्योंकि वोल्टेज गेन है। गेन है तो मतलब कि रेशियो है सेम क्वांटिटी का, क्योंकि वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज का है, इसको मतलब कोई इसमें इसको डायमेंशनलेस आना चाहिए। तो इसको करेंगे, यहाँ से 10/3 भी कट गया, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 5 मतलब और डिवाइडेड बाई 10।
तो 60 माइनस का 60 आंसर हो जाएगा। वैसे कैलकुलेशन चेक कर लेना क्या पता मेरी गलत भी हो। आगे देखते हैं पावर गेन। देखो पावर गेन कुछ नहीं है, VPE मतलब कॉमन लिमिटर है, सीधे होता है ये AV इंटू AI, ठीक है, दोनों का मॉड है। तो ये इक्वल टू 60 इंटू उसकी वैल्यू कितनी आई थी 120, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये आ जाएगी 7200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 2014 का क्वेश्चन। इसको ऊपर वाला मैंने अपनी कॉपी में गलत लिखा था, अगर कुछ उल्टा पुल्टा डेटा हो गया होगा तो उसको देख लेना, ये वाला सही है जहाँ था। तो 7th का B है ये। हमको गिवन है HFE गिवन है 125, HRE गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻4, HOE गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻6 मो, एंड हमको RL मतलब लोड रेजिस्टेंस गिवन है 2000 ओम, या ऐसे बोल सकते हैं 2K ओम, एंड HIE गिवन है 5 किलो ओम। तो हमसे पूछा फिर से वही गया है कि वोल्टेज गेन बताइए, करंट गेन बताइए और पावर गेन बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया जाए। देखो ऊपर वही फॉर्मूले, सेम फॉर्मूले लगेंगे और कुछ नहीं है इसमें। पहले बात करते हैं करंट गेन की। तो करंट गेन मतलब AIE, AI का मतलब सीधे सीधे HFE, और HFE हमको गिवन है 125, तो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट चलता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन मतलब AVE, ये होता है -HFE अपॉन HIE इंटू RL। देखो HFE मुझे कितना गिवन है 125, HIE मुझे कितना गिवन है 5 किलो ओम मतलब 5 इंटू 10⁻³ ओम, और हमको RL गिवन है 2 किलो ओम, 2 किलो ओम है ना, किलो का मतलब 10⁻³ और माइनस आ गया। देखो इतना इतना तो इसी से कट गया, ये भी इसी से कट गया, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर दिया जाए, ये हो जाएगा मेरा 125/5 इंटू 2 50 आएगा, इक्वल टू 50 माइनस के साथ। तो हमारा वोल्टेज गेन आ गया -50, मतलब 50 टाइम्स एम्पलीफाई तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं P की। ये होता है AP की, तो वोल्टेज गेन, वोल्टेज पावर सॉरी पावर गेन, ये हो जाएगा वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो हमारा करंट गेन है 125 और वोल्टेज गेन है 50, तो इसको कर दिया जाए, ये आएगा 6250। तो ये भी हो गया आंसर। और देखते हैं और क्वेश्चन है तो। एक क्वेश्चन 2009 में आया है, एकदम सेम है इसी तरीके से, ये खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। 6th का B गिवन है कि HIE हमारे पास 5 किलो ओम है। ये जहाँ तक विनोद प्रकाश बुक में भी है क्वेश्चन। HIE गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻5, पर सॉल्व नहीं है, बस क्वेश्चन ही है। और HFE है 125, HOE दे रखा है 50 माइक्रोमो, एंड RL हमको गिवन है 200 ओम। फिर वही पूछा है कि करंट गेन बताइए, वोल्टेज गेन बताइए एंड पावर गेन बताइए। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट यहीं से 125 आ जाएगा। अब एक चीज देख लेना कि वो HOE की जगह पे S थीटा दे देता है, तो उसको थोड़ा सा सही कर लेना। अब एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि मिड फ्रीक्वेंसी
वोल्टेज गेन बताइए। ठीक है, आरसी कपल एम्पलीफायर होगा, क्वेश्चन में जनरली यही दे रखा होगा कि एक आरसी कपल एम्पलीफायर है और पैरामीटर्स की वैल्यू दे देगा एच की सारी जितनी है, और फिर कहेगा कि बताइए मिड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज क्या है वोल्टेज गेन क्या है। वोल्टेज गेन इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। मतलब या तो ये इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जो मैंने ऊपर करवाया उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, बस दो ही तरीके के क्वेश्चन है। तो इसको लिख लीजिए, ये भी एक फॉर्मूला है, वोल्टेज गेन इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ए वी एम, एम मतलब मिड, वो वी मतलब वोल्टेज, ये है माइनस जी एम आर एल एच आई ई अपॉन आर एल प्लस एच आई ई, जहाँ पे जी मेरा ट्रांसकंडक्टेंस है और इसकी वैल्यू है जी एम इक्वल टू एच एफ ई अपॉन एच आई ई। मैंने शुरुआत में लिखवाया ही था इसको। ठीक, तो इसका भी क्वेश्चन देख लिया जाए। तो आंसर लेके बैठना ना। तो 2017 में है इसका क्वेश्चन कि हमको एच आई ई गिवन है 6 किलो ओम, फिर मुझे एच एफ ई गिवन है 90, एच आर ई गिवन है 0 और एच ओ ई गिवन है 0। देखो इसका जरूरत भी नहीं है। फिर हमसे पूछा है मिड फ्रीक्वेंसी गेन, मिड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन, एंड आर एल गिवन है 1 किलो ओम। इसी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, ऊपर जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पे लगेगा। देखो ए वी एम हमारा क्या है, मतलब मिड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन, फॉर्मूला माइनस जी एम आर एल इंटू एच आई ई अपॉन आर एल प्लस एच आई ई, जहाँ का जी का वैल्यू कितना है एच एफ ई अपॉन एच आई ई। तो उसको तुरंत देख लेते हैं। ये हो जाएगा एच एफ ई कितना गिवन है 90 और एच आई ई में कितना है 6 किलो ओम, 6 इंटू 10⁻³ और देखो ओम। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 90 को 6 से करते हैं 15, 10⁻³ ऊपर ले जाए। तो कोई भी मल्टीप्लाई मत करना, ये कट जाएगा क्योंकि, और हर क्वेश्चन में मत करना, हर क्वेश्चन में ये कट जाएगा। और इसको ऐसे उल्टा लिख दो, मो मो कहते हैं। ठीक, ये हो गया मेरा जीएम। और इस अब निकालते हैं वीएम, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। दिस इम्प्लाइज ए वी एम इक्वल टू माइनस में 15 इंटू 10⁻³ -3 ऊपर चला गया है, फिर इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻³ 3 इसलिए क्योंकि सब किलो किलो में गिवन है, अपॉन 10⁻³ प्लस 6 इंटू 10⁻³। अब देखो यहाँ पे दो 10⁻³ हैं, दोनों को कॉमन लो, और यहाँ से एक 10⁻³ कॉमन लो। यहाँ पे है -3, तो यहाँ से -3 से एक ये वाला कट गया। ठीक, यहाँ की इन दोनों से देखो प्लस में है इसलिए कॉमन होगा, और ऊपर मल्टीप्लाई में यहाँ से ये वाला कट गया। तो हमको फाइनली क्या मिलता है -15, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 6 मतलब 7, और यहाँ पे कितना, सॉरी मल्टीप्लाई में ऊपर, तो 1 इंटू 6 हो जाएगा 6, और नीचे है मेरा 1 प्लस 6 तो हो जाएगा 7। इसको सॉल्व कर देते हैं। एक चीज और, यहाँ पे मो आया था ना ऊपर, इसका मो आया था, और नीचे तुम लोग देखोगे कैसे कटेगा। ऊपर आर एल है तो मतलब ओम, ठीक, और नीचे आर एल प्लस इतना है तो ओम प्लस ओम, और एच आई ई भी ओम होता है इंटू ओम, और यहाँ पे ओम इनवर्स है, तो ये दोनों प्लस होके तो ओम ही होगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा और इस वाले से ये कट जाएगा। ठीक,
इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, और डायमेंशनलेस आना भी चाहिए क्योंकि भाई ये गेन है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, कुछ -12.85 आएगा। फिर से कैलकुलेट कर लेती हूँ। हाँ इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन करना है। और देखते हैं एक क्वेश्चन और। ये है मेरा 2000, इसको देखते 2012 का है क्वेश्चन। HFE हमको गिवन है 100, HI गिवन है 1 किलो ओम, फिर से वही का है, और RL भी गिवन है 5 किलो ओम। क्वेश्चन है मिड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन। इसको खुद से ट्राई करना, और इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में 83.33 है। ऊपर में मैंने शायद माइनस लिखना भूल गई थी, नहीं लिखा है। ये 2012 का एक क्वेश्चन और है जो कि 2013 में भी आया और 18 में भी आया, जिसको मैं करवा देती हूँ। 2013 में जाएंगे तो 7 का यही होगा, एकदम सेम ही है। वैसे इसको भी खुद से कर सकते हैं पर मैं कर देती हूँ। RL गिवन है 7 किलो ओम, AVM मेरे को फाइंड करना है, AVM मतलब कि मिड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन, एंड HI गिवन है हमको 1 किलो ओम, HFE गिवन है मेरे को 160। ठीक, ये है क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन। वो पेन थोड़ा बैक में चल रहा है तो मैनेज कर लेना। तो हमको निकालना है AVM जो कि होता है माइनस का GM RL HIE अपॉन RL प्लस HIE। ठीक, GM की वैल्यू HFE अपॉन HIE ये हो जाएगा 160 अपॉन 1 किलो ओम है तो अपॉन में 1 कर दो, 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ, मतलब 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाओ तो -3 हो गया, और इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, मो में आ जाएगी। अब AVN यहीं से सॉल्व कर दीजिए इस सब की वैल्यू पुट करके। ये कितना बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज AVM इक्वल टू माइनस का 160 इंटू 10 की पावर -3, फिर हो जाएगा इंटू 7 इंटू 10 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3, क्योंकि 1 किलो ओम। बस वैल्यू ही तो पुट कर रही हूँ मैं, और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिंपल है। फिर 7 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3, ठीक, इतना हो गया। अब फिर वही सब जो पिछले दिमाग लगाए थे कि यहाँ से एक ये चला गया और इधर से ये दोनों चले गए, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 160 इंटू 7 इंटू 1 तो 7 और 7 प्लस 1 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गई -140। तो ये हमारा आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इस तरीके के जितने थे। अब मैं थोड़ा एक दो चीज़ ऐसी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर जब थर्ड ईयर में आओगे तब तुम लोगों के काम में आएगा। एक छोटी सी टेबल है, इसको देख लो। यहाँ पे एक कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे देखो HI होगा पर साथ में B लगेगा, तो यहाँ पे जो हमारा बन जाता होता है VCB अपॉन IE, VEB सॉरी, VEB अपॉन IB। HRB की वैल्यू हो जाती है VEB अपॉन VCB, ठीक। VCB, उसके बाद HFB की वैल्यू हो जाती है IC अपॉन IE, एंड HOB की वैल्यू हो जाती है IC अपॉन
VCB। तो ये हो गई। अब इधर पे आते हैं, यहाँ पे HI के साथ सब्स्टिट्यूट में E लग जाएगा, इसकी वैल्यू होती है VBE अपॉन IEB। ठीक है, ये वाला तो सारे पता ही होंगे, जिनको हम लोग पढ़ ही रहे हैं। फिर HRE की बात करेंगे तो ये हो जाएगा VBE अपॉन VCE। उसके बाद HFE को अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा IC अपॉन IB। इसको तो मैंने नॉर्मली दिखाया भी था कैसे आता है। और HOE ये हो जाएगा IC अपॉन VCE। ठीक, ये सब थे कॉमन इमिटर में। अब कॉमन कलेक्टर में देखते हैं क्या होगा। HI अब C हो जाएगा क्योंकि कॉमन कलेक्टर है। इसकी वैल्यू हो जाती है VBC अपॉन IB। ओके, HRE की बात करते हैं तो ये हो जाएगा VBC अपॉन VIC। HFE की बात करते हैं, ये हो जाएगा IE अपॉन IB। और HOC की बात करते हैं, IE अपॉन VEC। ये IE है। देखो ये वाले टर्म्स ना हम लोग पहले से भी जानते हैं, हल्का सा रिमाइंड करना होगा सबको, हम लोग पहले से पढ़े हैं। HFE को HFB को क्या कहते हैं, HFE को कहते हैं। तो HFE को तो मैंने बता दिया बीटा कहते हैं, HFB, ये HFC है C। ठीक, अब कॉमन बेस में हम लोग इसको अल्फा कहते हैं और कॉमन कलेक्टर में हम लोग गामा कहते हैं। याद है ना, अल्फा बीटा गामा 12th क्लास का था हम लोगों का। ओके, ये था, इनको थोड़ा लिख लेना काम की चीजें। एक और देख लेते हैं, H पैरामीटर की जो वैल्यूज होती है ना, अप्रोक्स कितनी वैल्यूज होती हैं उनकी बात करते हैं। वैसे क्वेश्चन में तो दिख ही गया था कि किसकी कितनी वैल्यू होती है, तो एक कंपैरिजन करने को आता है। जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हमसे ये पूछा गया था कि कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर है, तो हमें ये बताना था कि मेरा HIE, HRE, HFE, HOE में रिलेशन क्या, मतलब कौन इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमको रीअरेंज करना है। तो इसका जो आंसर था सबसे ज्यादा होता है हमारा HIE। ठीक, HIE के बाद होता है HFE, HFE से छोटा हम लोगों का होता है HRE, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है HOE। जनरली अगर रेंज की बात करें, इसकी वैल्यू जो होती है अप्रोक्स कुछ 1100 ओम है। रुको मैं टेबल बनवाती हूँ, फिर उसमें सब हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। देखिए इधर है पैरामीटर, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। ये मैं जिस बुक से लिखवा रही हूँ वो है मिलमैन एंड हल्कियास, 3rd ईयर में तुम लोग आओगे तो इससे रूबरू होगे। तो देखो पहला पैरामीटर हम लोग HI कह रहे हैं, अगर कॉमन इमिटर तो अपने आप ही लग जाएगा, C है तो C लग जाएगा। HR, ठीक है, HR हमेशा रसमिया नहीं है। HF, HO, तो इन सब का वैल्यू देखते हैं। तो C में इसका हम बात कर रहे हैं कि जो मेरा इमिटर करंट है ना वो अप्रोक्स 1.3 मिली एम्पियर है। जनरली 1 मिली एम्पियर से अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग मानते हैं कि हमारा एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। तो 1.3 मिली एम्पियर हमने इमिटर करंट को दे रखा है। तो C का वैल्यू आता है कुछ 1100 ओम। इसकी वैल्यू आती है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो डायमेंशन लेस इसलिए कोई यूनिट नहीं लिखी। HFE का वैल्यू आता है 50, अप्रोक्स 50, जैसे ये वेरी करता है, जैसे 50 से लेके 250 तक। और HO का वैल्यू आता है 24 माइक्रो एम्पियर वोल्ट 10⁻⁵। देख भी सकते हो, ये सबसे छोटा हो गया, फिर ये है, फिर HFE, फिर HI। अब CC में आते हैं तो ये हो जाएगा 1100 ओम, इसमें भी बड़ा है, ये अप्रोक्स 1 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू नेगेटिव में हो जाती है -51। तो समझ लो यहाँ पे सबसे छोटा HFC हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं तो ये हो जाता है कुछ 25 माइक्रो एम्पियर वोल्ट। मतलब सारे पैरामीटर्स ये हो जाएंगे, बस HRC में और HFC में अदला बदली हो जाएगी। नहीं सॉरी, HFC तो मेरा सबसे लास्ट में चल जाएगा, नेगेटिव हो गया ना। CP में बात करते हैं तो ये बहुत कम आता है, इसका 2.6 ओम कुछ आता है, पर तभी बाकी सब के मुताबिक बड़ा अभी भी है।
HRE कुछ आता है 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये कहते हैं ये भी नेगेटिव में आता है, हमारे यहाँ पे भी वोल्टेज के नेगेटिव में आता है 0.98। और इसकी बात करते हैं तो 0.49 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट। ठीक, सबका वैल्यू देख सकते हो कि इसका कितना ज़्यादा है। अब इसमें जो नोटिस करने वाली चीज़ है, जो हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो ऑब्जर्व करने की बात ये कि देखो इसमें देखो ये करंट गेन है, ये तो पॉजिटिव है, नहीं नहीं इसमें नहीं, क्वांट इससे मतलब नहीं है, जो अगली टेबल है ना उसमें गौर करेंगे। तो मुझे वोल्टेज गेन से मतलब है, इसी से सॉल्व करके वोल्टेज गेन वगैरह निकालेंगे तो देखेंगे किसमें वोल्टेज गेन कितना ज़्यादा आता है। एक और छोटी सी टेबल है, क्वांटिटी, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। देखो हम लोग पहले देते हैं वोल्टेज गेन एंड यहाँ पे देखते हैं करंट गेन। तो वोल्टेज गेन जो सी का होता है ना, ये होता है हाई, ये कुछ -131 के अप्रॉक्स में है। और सीसी में जो वोल्टेज गेन होता है ये होता है लो, ये कुछ आता है 0.99। और देखो मैग्नीट्यूड को कर रहे हैं यहाँ, नेगेटिव प्लस को मत करना। और सीबी को हम लोग देखते हैं, ये आता है हाई और ये आता है 131। अगर हम लोग इनपुट नहीं करंट गेन की बात करते हैं तो सी में ये भी हाई आता है, ठीक है, कुछ माइनस का 46.5 आता है। सीसी में देखेंगे तो ये भी हाई आएगा, ये आता है कुछ 47.5 आता है। और सीवी में देखेंगे तो ये लो है, 0.98 आएगा, ठीक, 0.98। तो देखो इसमें ये देखना है कि यहाँ पे मेरा वोल्टेज गेन भी ज़्यादा है, यहाँ पे मेरा करंट गेन भी ज़्यादा है, और हमको वही चाहिए जो एम्पलीफाई कर दे। एम्पलीफाई में क्या चाहिए, मेरे को आउटपुट ज़्यादा मिले ना, कम नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि उसका फेज चेंज है, उसको तो हम लोग कहीं ना कहीं सही कर लेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग जनरली सी को प्रिफर करते हैं ओवर सीसी एंड सीबी। और भी कई रीजन है पर ये भी एक मेन रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमको हाई वोल्टेज गेन और इनपुट गेन दोनों मिलता है। तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है, बाकी अब आगे सेशन में देखेंगे बाकी सब चीज़ें। तो धन्यवाद सभी का।